हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो चीज़ों से मिलकर के बना, एक तो विद्युत और दूसरा आवेश। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका विद्युत और फिर प्लस आवेश, यानी इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। तो जो हमारा विद्युत आवेश है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस विद्युत के बारे में। ये जो विद्युत है इसके बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग विद्युत का पता लगाया था। विद्युत क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी दी थी आज से लगभग 600 ईसा पूर्व। ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने एक एम्बर लिया। एम्बर एक पीले रंग का पदार्थ होता है। एम्बर और रेशम को लिया और उनको आपस में रगड़ा। रगड़ने के बाद देखा कि जो एम्बर होता है वह छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो यहाँ से सबसे पहली बात, एक इन्होंने क्या किया, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे। ग्रीस देश के वैज्ञानिक ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक एम्बर लिया, एम्बर और रेशम का कपड़ा, या फिर आप रेशम कह सकते हैं, रेशम लिया। इन दोनों को आपस में रगड़ने पर पाया कि जो एम्बर होता है, ये एम्बर क्या है, एम्बर है पीले रंग का पदार्थ होता है। पीले रंग का पदार्थ है एम्बर। तो एम्बर छोटे तिनकों को रगड़ने के बाद जब हम एम्बर को रेशम से रगड़ते हैं तो ये छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात यूनानी भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। और फिर इस आकर्षित छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया और बाद में रूपांतरित करके इसे विद्युत कहा गया। तो हम इस एम्बर की बात करते हैं। ये एम्बर एक क्या है, पीले रंग का पदार्थ है। एम्बर एक पीले रंग का पदार्थ है। इसी एम्बर को इन्होंने क्या कहा, एम्बर को इन्होंने कहा यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसे यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, इस एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इस एम्बर के ये जो एम्बर है के, यानी एम्बर, इस एम्बर के आकर्षित, एम्बर के छोटे तिनकों को आकर्षित करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और इस इलेक्ट्रिसिटी का रूपांतरण हुआ तो ये बना विद्युत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्युत है, विद्युत की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। अब इसके बाद 1600 ईस्वी में गिलबर्ट आए। फिर 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने एबोनाइट कांच व सल्फर
आदि में यही गुण पाया, यही गुण पाया। ठीक है, तो इसके बाद आए थे गिलबर्ट और इन्होंने क्या देखा कि 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने एबोनाइट, कांच, सल्फर, प्लास्टिक आदि में आदि को रगड़ने पर घर्षण के द्वारा यही गुण पाया, यानी ये भी छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जो पदार्थ यानी पदार्थ के इस प्रकार से छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को इन्होंने आवेशित बताया, अर्थात इन्होंने कहा कि पदार्थ आवेशित हो गया है अथवा विद्युतमय हो गया है। ठीक है, यानी पदार्थों के इस प्रकार के आकर्षण को कहा कि पदार्थ आवेशित हो गया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ने कहा, किसने कहा, इस गिलबर्ट ने, इन गिलबर्ट ने कहा कि पदार्थों के द्वारा छोटे तिनकों को आकर्षित करने को, इन्होंने छोटे तिनकों को, इन पदार्थों के द्वारा जब छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है तो इसे इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो आवेशित हो गए हैं। पदार्थ क्या हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं। ठीक है, आवेशित कह सकते हैं अथवा विद्युतमय हो गए, विद्युतमय हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यानी जब भी कोई पदार्थ छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेता है तो उसे कहा जाता है कि जो पदार्थ होता है वह आवेशित हो गया है अथवा विद्युतमय हो गया है। तो यहाँ पर आवेशित अथवा विद्युतमय, ये दो चीज़ें किसने कहा था, गिलबर्ट ने। कब, 1600 ईस्वी में। इन्होंने भी एबोनाइट, कांच, सल्फर आदि को घर्षण के द्वारा देखा कि इसमें भी इसी इंबर और रेशम जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। तो इसके बाद विद्युत तो हम लोगों ने पता कर लिया, अब आइए देखते हैं आवेश क्या होता है। जो हमारा आवेश है, आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, आवेश जो आपका आवेश है, आवेश, ठीक है, इसे हम कहते हैं चार्ज भी बोलते हैं। ये है आपका आवेश अर्थात चार्ज। आवेश क्या है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार ऊर्जा की परिभाषा होती है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आवेश भी है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहली पॉइंट है आपकी, इस आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, जो चार्ज होता है, आवेश
धन तथा ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग नियत होता है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि धन तथा प्लस ऋण, प्लस का अर्थ होता है और तो धन तथा ऋण आवेशों का, धन तथा ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय, जो बीजगणितीय योग होता है, योग नियत होता है, नियत होता है। ठीक है, आवेश जो होता है उसका बीजगणितीय योग नियत होता है। अब आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों प्रकार, एक तो है आपका धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। ठीक है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस आवेश का आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन और ऋण नाम दिया था, ये जो धन और ऋण नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था, यानी का नामकरण, का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में इन्होंने इसका नामकरण किया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है, और इसका नामकरण धन और ऋण नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में। तो आवेशों को कैसे पता किया गया कि कौन धन आवेश है और कौन ऋण आवेश है? इसके लिए प्रयोग किया गया। प्रयोग में जैसे हम एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक ऊन का कपड़ा ले लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो देखा गया कि कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कांच का छड़ ले लेते हैं। एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, कांच की छड़ प्लस ऊन का कपड़ा, आप ऊन ही बोल सकते हैं, कपड़ा। जब इन दोनों को, ये दो चीजें हैं, इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। जब इन दोनों को आपस में हम रगड़ते हैं तो देखा जाता है कि जो कांच की छड़ है इस पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम दूसरी कंडीशन, इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, एक एबोनाइट की छड़, एक एबोनाइट की छड़ इन्होंने लिया और फिर प्लस साथ में क्या लिया? बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। इन दोनों को आपस में रगड़कर देखा गया, रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद देखा गया कि इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो छड़ें हैं, ये वाली, ये जो छड़ है और ये जो छड़ है, इन दोनों छड़ों को इन दोनों छड़ों में एक कांच की जो छड़ होती है, दूसरी एबोनाइट की छड़ होती है। इस कांच की छड़ को उनसे रगड़ा गया, दो कांच की छड़ें ली। इन्होंने दो कांच की छड़ ली
और उनको ऊन से रगड़कर एक धागे से बांध करके लटका दिया गया। तो जब इसे हम एक धागे से बांध करके ऐसे लटका देते हैं तो ये वाला क्या है, प्लस प्लस चार्ज वाला है, और ये है आपका, ये भी प्लस चार्ज है और फिर क्या है, प्लस चार्ज। इसको धागे से हम बांध करके लटका देते हैं, यानी इन्होंने धागे से बांध करके प्रयोगों द्वारा प्रयोग किया गया तो धागे से बांध करके इस कांच की छड़ को लटकाया गया। जब इस कांच की छड़ को लटकाया गया तो इनके मध्य देखा गया कि प्रतिकर्षण कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण, ठीक है। और फिर जब एबोनाइट की दो छड़ों को आवेशित करके यानी बिल्ली के खाल से रगड़ करके दो छड़ों को ऐसे ही लटकाया गया तो देखा गया माइनस है माइनस, क्योंकि एबोनाइट की छड़ है माइनस वाला, और फिर एबोनाइट की छड़ है माइनस वाला, ये माइनस है ये भी माइनस है। तो इनके मध्य भी देखा गया क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण। इनके मध्य भी प्रतिकर्षण, ये वाली छड़ कांच की छड़ है, ठीक है, ये वाली भी छड़ कांच की छड़ है, और ये वाली छड़ एबोनाइट है, एबोनाइट की छड़ है, और ये भी क्या है, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। ये क्या है, एबोनाइट की छड़ें हैं। तो इनके मध्य देखा गया कि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ लिया और एक इन दोनों छड़ों में से एक एक छड़ को समीप लेके आए, और फिर एक कांच की छड़ थी, एक है आपकी कांच की छड़ है, और दूसरी क्या है, एक ये क्या है, कांच है, और दूसरी एबोनाइट। इन दोनों को आवेशित करके पास लाया गया तो देखा गया इनके मध्य, ये जो इनके मध्य बल कार्य कर रहा है वह क्या हो रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो इससे एक चीज समझ में आई कि जो देखिए ए भी प्लस चार्ज की छड़ है, ए भी प्लस चार्ज की छड़ है, दोनों को जब समीप लेके आते हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण, ये भी माइनस चार्ज की है, ये भी माइनस चार्ज की है, जब दोनों को समीप लेके आते हैं तो इनके मध्य भी प्रतिकर्षण, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, तथा ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी प्लस माइनस इनकी प्रकृति अलग अलग है, प्लस और माइनस। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो एक पॉइंट बनी, यहाँ से आप कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। यानी समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। और फिर इसके बाद जो आवेश होते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। अगली पॉइंट है, आप कह सकते हैं
किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं, केवल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक तोड़ करके बाहर आना मुश्किल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी वस्तु को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है। अगली पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज होता है, आवेश दो केसेज में होते हैं, एक तो स्थिर आवेश और एक गतिमान आवेश। जो स्थिर आवेश होता है आपका, एक है स्थिर आवेश। जो स्थिर आवेश होता है इसमें विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, स्थिर आवेश में विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिमान आवेश में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अब गतिमान आवेश की बात कर लें। गतिमान आवेश में जो गतिमान आवेश है उसमें क्या होता है? स्थिर आवेश का अर्थ होता है जिसकी वेलोसिटी 0 हो, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं जो वेक्टर v = 0 हो। गतिमान आवेश जो क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, लेकिन गति की दो स्थितियाँ, एक तो समान गति, दूसरी त्वरित गति। इस गतिमान आवेश में एक तो है एक समान, यानी समान गति हो गई आवेशों की, एक समान गति। एक समान से जब आवेश गति करते हों वो, और एक स्थिति है कि जब आवेश त्वरित गति कर रहे हों, तो एक समान गति में, गतिमान आवेश में क्या है? समान गति, या फिर आप कह सकते हैं एक समान गति में क्या होता है? आवेश के गतिमान, यानी गतिमान आवेशों में जब आवेश एक समान गति अवस्था में होता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्लस साथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। लेकिन यही आवेश जब त्वरित गति करता है, त्वरित गति, आवेश की जब त्वरित गति होती है तो इस स्थिति में इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, तीन चीजें कार्य करते हैं। एक तो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तीसरा विद्युत चुंबकीय विकिरण, तीन चीजें उत्पन्न होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि गतिमान अवस्था में हो, और गतिमान अवस्था के दो केसेज हैं, एक समान गति से कोई आवेश गति कर रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा।
और यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों ये तीनों काम कार्य करेंगे, यानी तीनों उत्पन्न होंगे। और फिर अगली पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है, आवेश है, आवेश, ये जो आपका चार्ज होता है, आवेश का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक है एम्पियर इंटू में सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका आवेश का सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलाम। इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ESU से भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। अगली पॉइंट हम इसकी समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर आवेश, यदि कोई वस्तु हो, या फिर इसकी बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा होगी AT। इसकी जो बीमा है A है और T है, क्योंकि एम्पियर की बीमा A होती है और समय की बीमा T होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी बीमा AT होगा, ठीक है, क्योंकि बीमा की वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी बीमा जो होगी वो क्या होगी, A और T होगी। अगली पॉइंट हम कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर आवेश +-E +-2E +-3E अप टू +-NE हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश इस प्रकार से है, अर्थात आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश इतना हो सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम दूसरे रूप में पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर किसी वस्तु पर आवेश Q = ±NE होता है।
जहाँ पर ये आपका Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का SI मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे चार्ज होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण बराबर 2e के होता है, बराबर 2 इंटू इस पर एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होगा, 2e होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के, तो आप इसको हल करेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। तो दोस्तों, डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपको डेली वीडियो देते रहें। ठीक है, चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।